नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा स्टेप टू प्रोवाइड टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पोस्ट लॉकडाउन। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट, उनको भी क्या क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि हमारे देश में जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है उनको हम कुछ सार्थक रोजगार देश के आगे आने वाले कुछ समय में, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर न लौट जाए। अभी इसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम एक डाटा देखना चाहेंगे जो कि दिया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये एक संस्था है जो कि बेरोजगारी तथा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा कंसोलिडेट करती है। इसके अनुसार पिछले 1 से 1.5 महीने में जो हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड है, उस दौरान हमारे देश में 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। इसके अनुसार फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारे देश में कुल 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार था जो किसी न किसी जॉब में लगे हुए थे, तथा वो अब घटकर उन लोगों की संख्या 28 करोड़ हो गई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि पिछले 1 से 1.5 महीने में हमारे देश में 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। इसी चैलेंज को देखते हुए जो हमारे देश की गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट तथा जो विभिन्न अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबको मिलकर एक ऐसी इंटेंस स्कीम बनानी पड़ेगी जिससे कि हम इस प्रॉब्लम का हल निकाल सके तथा इन बेरोजगारों को आने वाले कुछ समय में सार्थक रोजगार दे सके। अभी हमारे पास इसमें समस्या क्या रहेगी कि अगर पोस्ट लॉकडाउन जैसे अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तथा अगले आने वाले कुछ दिनों में लॉकडाउन हट भी जाता तथा जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टार्ट भी हो जाती हैं, उसके बाद भी हमें यह देखना होगा कि जो सभी फैक्ट्रीज हैं वो चालू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब इस कुछ समय के दौरान बहुत सारी फैक्ट्रियों की हालत तो ऐसी हो चुकी होगी जो दोबारा शुरू ही नहीं हो सकेंगी, तथा जो शुरू भी होंगी वो भी आइदर वो बहुत कम मैन पावर के साथ शुरू होंगी, जिससे कि जो सभी लोग जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई हैं उन सभी को अभी आने वाले कुछ समय में निकट भविष्य में उनको वापस जॉब मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब कि अगले कुछ समय के लिए हमारे देश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो ऐसे ही बना रहने वाला है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हमें हल करने के लिए एक ऐसी स्कीम की आवश्यकता है जो एक ऐसा फाउंडेशन प्रोवाइड कर सके जिससे कि हम इन लोगों को मैक्सिमम समय के लिए एम्प्लॉयमेंट दे सकें, तथा हमारे देश का ये अच्छा, मैं कहूँगा कि हमारे देश में ये बहुत अच्छी बात है कि मनरेगा जैसी जो स्कीम है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, उसको हम इस कार्य के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए, इसके द्वारा हम एक तीर से 2 निशाने भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें मनरेगा में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं व्हाट आर द चेंजेस जो हमें मनरेगा में चेंज करने पड़ेंगे। मनरेगा जो स्कीम है उसमें चेंज करने के बाद हम इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ देने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी जो करंट प्रोविज़न है उसके अनुसार जो मनरेगा में केवल एक फैमिली में एक मेंबर को ही 100 दिन के लिए काम मिल सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर आपकी फैमिली में 2 आदमी है या 8 आदमी है, अगर 8 आदमी वाली फैमिली है तब भी आपको किसी भी एक मेंबर को 100 दिन के लिए काम मिलेगा, तथा अगर 2 मेंबर वाली फैमिली है तब भी आपको 100 दिन के लिए काम मिलेगा एक सिंगल मेंबर को। हमें इस प्रोविज़न को हटाना पड़ेगा तथा इसकी जगह हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि फैमिली में जितने भी सदस्य हैं जो काम करने लायक हैं, जो उस एज में आते हैं काम करने वाले एज में, उन सभी को हम 100 डेज वर्क प्रोवाइड कर सके, रोज़गार प्रोवाइड कर सके। तथा अगर हमारी सरकार यह नहीं कर पाती है तो सरकार को यह देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो एक फैमिली है उसको 200 दिन एक साल में काम मिले। इसके बाद हमें जो मनरेगा का आउटले जो बजट है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो एग्जिस्टिंग बजट है इस साल के लिए वो 61,000 करोड़ है, उसको बढ़ा के हमें 3 लाख लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे लोगों को भी एंगेज करना है। उनको अगले कुछ माह के लिए, इवन अगले 1 वर्ष के लिए उनको सार्थक रोजगार देना पड़ेगा ताकि वो अपनी जीविका को चला सके। इसलिए इसके लिए भारी आउटले की ज़रूरत पड़ेगी, इसको बजट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तथा ऐसी सेम तरह की स्कीम या इसी स्कीम का एक्सटेंशन हमें
अर्बन इलाकों में भी करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी जॉब प्रोवाइड करा सके, सार्थक रोज़गार प्रोवाइड करा सके। इसके बाद अब हमारे सामने एक चैलेंज रहेगा कि हम इतनी बड़ी मैन पावर को कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए हम हमारे देश के सामने आने वाले, भविष्य में आने वाली 2 समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। हमारे देश के सामने पहली समस्या है वाटर क्राइसिस, जो आने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि यह समस्या पूरे विश्व के सामने आने वाली है अगले 10-15 वर्षों में। हम वाटर क्राइसिस को, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम इन लोगों की सहायता से हमारे गाँवों में, शहरों में जो एग्जिस्टिंग पॉन्ड है, वाटर होल्डिंग टैंक है, कैनाल हैं, उनकी स्पाइक करा सकते हैं, ताकि वो मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी बढ़ सके तथा वो मैक्सिमम रेनी सीजन में मैक्सिमम पानी स्टोर कर सकें। तथा हम इनके द्वारा नए वाटर होल्डिंग टैंक तथा पॉन्ड भी खुदवा सकते हैं, जिससे हमारे देश में जो वाटर क्राइसिस है जो आने वाला है उसको हम अवॉइड कर सकें। तथा जो सेकंड समस्या हमारे देश के सामने इन फ्यूचर जो आने वाली है वो है ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाइमेट चेंजेस की। यह समस्या बहुत ही निकट है तथा इसके लिए बहुत ही बुरे परिणाम हमारे देश के सामने आने वाले हैं। लेकिन हम जो कोविड-19 के कारण जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, इसका हम सदुपयोग करके, इस टाइम का हम सदुपयोग करके हम इन जो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं उनको हम प्लांटेशन तथा फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ में एंगेज करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगवा सकते हैं तथा जो एग्जिस्टिंग पेड़ है उनकी रखवाली करवा सकते हैं। अभी मानसून सीजन आने वाला है, तो हमें एक मिशन के तहत लाखों करोड़ों की संख्या में पौधे उगवाने चाहिए तथा उनको मेंटेन रखने के लिए इन लोगों का यूज करना चाहिए, इनको यूटिलाइज करना चाहिए। इसी से हम हमारे एक चीज़ से हम 2 काम कर सकेंगे। पहला, हम लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं तथा हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजिंग तथा वाटर क्राइसिस जैसी समस्याओं को भी हमारे देश के सामने उसके परिणामों को भी कम से कम कर सकेंगे। उसके बाद अगर जैसे हम अगले कुछ माह में इन एक्टिविटीज़ को पूरा कर लेते हैं तथा उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद हम अपने इन लोगों को, हम जो गाँव में, शहरों में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं तथा जो स्कूल्स हैं, उनमें इन लोगों को उनके कंस्ट्रक्शन या रिपेयर के कार्य में यूज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा परिणाम यह होगा कि हमारे देश में जो हेल्थ तथा एजुकेशन जो सुविधाएं हैं उनका स्तर बढ़ेगा, उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी, जो कि किसी भी देश की बैकबोन होती है। हेल्थ तथा एजुकेशन हर किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर किसी भी देश का स्वास्थ्य तथा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वो देश सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। उसके बाद अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ समय के लिए, अगले कुछ माह के लिए हम जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ना, वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं तथा इनको डायरेक्ट राशन दे सकते हैं। काम जैसे इन्होंने काम कंप्लीट किया उसके अगले इनको राशन दे दे। और मेरा अंतिम पॉइंट रहेगा कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिली हमें ऐसी मिलेंगी जो अभी बेरोज़गार हो गई हैं, लेकिन जिनके पास कोई भी जॉब कार्ड नहीं है। अभी हमें ऐसे लोगों को सेम टाइम पे एक टेम्पोररी जॉब कार्ड देना पड़ेगा तथा उनको मनरेगा जैसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करना पड़ेगा, ताकि उनको भी हम रोज़गार देके वे अपनी जीविका चला सकें। ये मेरा सुझाव है सरकार से। इस तरह से हम मैक्सिमम जो लोगों को हम सार्थक रोज़गार दे पाएंगे तथा हमारे देश के सामने जो कुछ आने वाले समय में, जब तक अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर नहीं आ जाती, इन लोगों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रख सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।